हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आज आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का दूसरा दिन था एग्ज़ाम का। 8 तारीख का पहला शिफ्ट लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलेंगे कि यहाँ पर एकदम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और आप अगर रियल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें। और ये चैनल एकदम सही चीज़ें कराता है और जो मतलब इधर उधर का क्वेश्चन नहीं लाता हूँ मैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है दोस्त, तो चलिए। तो जो भाई का एग्ज़ाम होगा उन्हें तो पता ही होगा कि मैं सही करा रहा हूँ या गलत करा रहा हूँ। तो जिनका एग्ज़ाम होगा वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि यही क्वेश्चन आए थे कि नहीं, जिससे और भाइयों का भरोसा हो जाए कि हाँ मैं सही करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत समय ले लिया आपका, आप चलते हैं आगे। चलिए, तो हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सरसाइज इंदिरा का 14वीं संस्करण के बारे में सही क्या है। तो अब ऑप्शन किस प्रकार से था ये तो हम नहीं बता सकते। और बच्चे बता रहे थे कि आज का जो क्वेश्चन था जीएस का वो हमारा मतलब कथन वाइज ज़्यादा था, तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। बच्चे ऑप्शन नहीं बता रहे हैं मेरे भाई। तो अब हमने कोशिश किया है कि जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में संक्षिप्त विवरण आपको दें। ठीक है, जिससे कि अगर आपका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आपको भी फ़ायदा हो जाए, जो भाई देख रहे हैं जिनका नहीं हुआ है। तो चलिए, तो एक्सरसाइज इंदिरा का 14वीं संस्करण के बारे में आपको बताते हैं। तो भारत और रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, जो मार्च 28 से 2 अप्रैल 25 तक हुआ था। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 150 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। ठीक है, तो ये कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट जो है, इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 150 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने का फैसला किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत है। दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत हैं। तो वे इंस्पेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक भारत का कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिन भाइयों ने मध्य प्रदेश पे लगाया होगा, ऑप्शन चुना होगा, उनका सही हो जाएगा, बाकी सबका गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण मंदिर को और हमारे नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको, हरमिंदर साहिब। ठीक है, हरमिंदर साहिब। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, जिसकी वजह से आगे चलकर पूरे भारत में उसका प्रभाव दिखाई दिया था। तो जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में शुरू किया गया था, ये बिहार के चंपारण ज़िले से। तो यही इसका प्रभाव आगे चलकर भारत में दिखाई दिया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1917 चंपारण सत्याग्रह। और यह नील किसानों की समस्या और उनके शोषण के खिलाफ किया गया आंदोलन था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
इसको भी याद करते चलेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 43 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है कि राज्य उपयुक्त कानून बनाकर अन्य माध्यमों से यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार मिले। ठीक है, तो आप लोग इतना याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 13A में क्या शामिल है और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यह है हमारा जो आने वाला संभावित हमारा प्रश्न है, DPSP से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा DPSP को करा दे। यहाँ से क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी, तो चलिए करा देते हैं आपको। अनुच्छेद 38 की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद राज्य लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 29 की। तो पुरुषों और महिलाएं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर जैसे प्रावधानों को शामिल करता है अनुच्छेद 39। और अनुच्छेद 40 की बात कर लेते हैं तो यह अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाईलाइट कर दे रहे हैं हम जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 41 नंबर। यह अनुच्छेद काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है आगे पूछा जाए, क्योंकि ये DPSP से क्वेश्चन बन रहा है लगातार, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? जैन धर्म का पहला संकलन, तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना में हुआ था। ठीक है, इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैन धर्म समिति के इस हिस्से में 12 उपंगों का संपादन किया गया था। ठीक है, पहली जैन महासभा में जैन धर्म को 2 भागों दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त कि पहली जैन महासभा को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में बांटा गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, और चलिए आपको जैन धर्म के तीर्थकार के बारे में भी बता देते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे ऋषभनाथ जी, और दूसरे तीर्थकार थे अजीतनाथ, और 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ जी, और 24वें और अंतिम तीर्थकार थे महावीर जी। ठीक है, महावीर स्वामी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, और जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। जो हमारी पाक जल संधि है वो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, इसको आप लोग याद करके चलेंगे। और बात कर लेते हैं मन्नार जल संधि की। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि की जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आगे हमारा ये है कि 10 डिग्री जल संधि। तो 10 डिग्री जल संधि अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, यह 10 डिग्री अक्षांश के पास स्थित है। जो भाई मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग बिलीव करिए आने वाले शिफ्टों में ज़रूर पूछेगा। आप ये बात हमारी लिख के रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 9 डिग्री चैनल। हमारा 9 डिग्री चैनल जल संधि अरब सागर के उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ती है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है।
जो हमारी 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप, कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करती है। ठीक है, अगला हमारा है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको आगे करेंगे। चलिए, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यहाँ तक हमारा हो गया था। भारत के निकट विशेषकर अंडमान निकोबार क्षेत्र के पास स्थित है। ठीक है, मलक्का जल संधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो भारत के निकट विशेषकर अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित है। मलेशिया और इंडोनेशिया सुमात्रा के बीच है मलक्का जल संधि। ठीक है, तो आपसे पूछेगा मलक्का जल संधि किन के बीच है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है। करेंट अफेयर है। तो 2024 के अनुसार बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। बर्निहाट जो मेघालय का एक ज़िला है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एसरैम का फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से क्वेश्चन बना है ये। तो एसरैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एसरैम एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो डेटा को स्थिर रूप से तब तक रखती है जब तक बिजली सप्लाई चालू रहता है, और बिजली के जब चली गई तो अब डेटा खो देता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और वहीं पे बात कर लेते हैं एसडीआरएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एसडीआरएम का फुल फॉर्म आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है यहाँ से। ठीक है, एसडीआरएम का हो जाएगा, डीआरएम का ये हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये डीआरएम भी होता है एक, तो इसका हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था। तो भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में लोकपाल की स्थापना की गई थी। राज्य स्तर पर इसे लोकायुक्त और केंद्र स्तर पर इसे लोकपाल कहा जाता है। तो इसे केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट जानकारी है सब देने वाला हूँ मैं इसमें आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नगर निगम में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 243 से 243 जी तक, विशेष रूप से अनुच्छेद 243 नगर निगम की संरचना में संबंधित है। ठीक है, तो और इसके बारे में जान लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9 में नगर पालिकाओं के प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, संरचना और उसमें प्रतिनिधियों के विभिन्न वर्गों, अनुच्छेद 243 नगर निगम की संरचना के बारे में बताता है। ठीक है, तो इससे संबंधित फैक्ट आप लोग याद करते चलेंगे। जिनका एग्ज़ाम है हाल ही में उनको तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो मैं रिलेटेड में बता रहा हूँ, जो आए हैं वो तो नहीं आएंगे हो सकता है, लेकिन जो रिलेटेड बता रहा हूँ उनको पूछे जाने की उम्मीद पूरी है। चलिए, रुद्रघोष में प्रभाव किसने दिया था, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो हिंदी में रुद्रघोष का अर्थ होता है यानी कि ऊष्मागतिक। ठीक है, प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। जो ऊष्मागतिक प्रक्रिया है इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है,
तो इसे जेम्स प्रिस्कार्स जूल और विलियम थॉमसन ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 19वीं सदी में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? तो ये हिंद महासागर है। सिंपल क्वेश्चन है, हमें लगता है आप सभी सही करके आएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज खंजर के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? अब वहाँ पर कौन सा कथन कैसा कैसा कथन दिया गया था हमें तो नहीं पता है, ये तो वही भाई जानते होंगे जिनका एग्ज़ाम था। तो हमने इसका सही आंसर निकाला है, देश भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, यह एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच एक रक्षा सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज हुआ था खंजर, ये इस कहाँ हुआ था? तो टोकमोक एक स्थान है किर्गिस्तान में, टोकमोक इसी स्थान पर ये हुआ था। इसकी अवधि क्या है जान लीजिए। तो ये 10 से 30 मार्च 2025 तक हुआ है। इसका संस्करण कौन सा था? तो ये 12वां संस्करण था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने उखाड़ा था? तो कमेंट करेंगे कि सारनाथ का स्तूप बनवाया किसने था? तो सारनाथ का स्तूप महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। तो सारनाथ स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु बनवाया गया था। मौर्य समाज के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, इसी ने सारनाथ स्तूप को उखाड़ा था। ठीक है, और इसके बारे में और जानकारियाँ लिखी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसी रिलेटेड बात जान लीजिए इसी के बारे में। इसमें सारनाथ स्तूप का तोड़ना भी शामिल था, तो मान लीजिए ऐसे ही हो गया। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य वंश? ये क्वेश्चन वही है दोस्त, माफ़ करेंगे, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, हम पहले बता चुके हैं। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पहले तो आप लोग ये याद रख लीजिए कि मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ आयोजन किया गया था। तो ये हैदराबाद में किया गया था, तेलंगाना में। और नंदिनी गुप्ता जो थी वो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करती थी। इनका संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली थी। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगस्त्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा जिनका आगे एग्ज़ाम है। और ओपल को मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिचकोवा ने ताज पहनाया। ठीक है, तो इन्हें किसने ताज पहनाया? क्रिस्टीना पिचकोवा ने। ठीक है, जो पिछले साल की मिस वर्ल्ड थी उन्होंने इस साल की मिस वर्ल्ड को ताज पहनाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चागोस द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो जो चागोस द्वीप विवाद है मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमारा चिनाब रेलवे ब्रिज है, चिनाब रेलवे ब्रिज, यह पुल कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर बना है। यही सबसे ऊंचा पुल है हमारा। ठीक है, रेलवे पे बना हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।